नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपके सामने लर्न स्पॉट में एक नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें हम भारत की अलग अलग उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और इसी कैटेगरी में हम जो पहली सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो है इन्वेंशंस की सीरीज़। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसी थ्योरी के साथ खोजें होती आई। जैसे जैसे हमें किसी नई चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई, हमने एक नया आविष्कार किया। आविष्कारों की श्रेणी में भारत की उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि 800 सालों के मुग़लों की ग़ुलामी और करीब 150 से 200 सालों के ब्रिटिश औपनिवेशवाद की वजह से हम अपनी ही उपलब्धियों को नकारने लगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपने आप को जानना समझना है तो हम भारत की उपलब्धियों को जानें। और इसी सीरीज़ में हमने 10वें स्थान पे रखा हुआ है बटन को। रंग बिरंगे बटन, जिन्हें हम अपने कपड़ों में, पैंट शर्ट में, बैग्स में इस्तेमाल करते हैं। कई बार इनका इस्तेमाल सजावट के लिए भी होता है, कपड़ों में सजावट के लिए किया जा रहा हो, या फिर घरों में हम सजावट के लिए करते हैं, या बैग्स या अदर एसेसरीज़ में। अब हम बात कहते हैं बटन के आविष्कार की। तो बटन के सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी बटन के इस्तेमाल की नॉलेज थी, उन्हें भी बटन का इस्तेमाल आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहाँ पे बटन के बहुत सारे अवशेष मिले, जो ये साबित करते हैं कि वो लोग बटन का प्रयोग करना जानते थे। और इसी खूबी के साथ बटन को हमने रखा है 10वें स्थान पे। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें स्थान पे। 9वें स्थान पे हमने रखा हुआ है शतरंज को। शय और मात का खेल शतरंज, जहाँ पे एक प्यादा भी अगर समझदारी से चला जाए तो राजा को मारने का मादा रखता है। शतरंज की बात करें तो शतरंज की खोज करीब आज से 1500 साल पहले हुई थी। इस खेल की खोज 6वीं सदी में भारत में हुई थी। भारत से ये फारस यानी वर्तमान ईरान पहुंचा, और ईरान से होते हुए दक्षिणी यूरोप, और फिर यूरोप से होते हुए आज के वर्तमान स्वरूप में ये पूरी दुनिया में फैला। और इसी खूबी के साथ शतरंज है 9वें स्थान पे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें स्थान पे आज की खोज की तरफ। 8वें स्थान पे हमने रखा हुआ है विमानों को, एरोप्लेन। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का जो है मानव का सपना, ये राइट ब्रदर्स ने पूरा किया था। और जो है विमान इसकी खोज की देन हम पश्चिमी विश्व को देते हैं। मानते हैं कि विमान का जो वर्तमान स्वरूप है और जो विकसित स्वरूप है, ये पश्चिमी विश्व की देन है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि विमान की खोज ही पश्चिमी विश्व की देन है। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पुराणों में भी विमान का वर्णन हुआ है, महाभारत काल में भी विमान का वर्णन हुआ है। इसके साथ ही रामायण में पुष्पक विमान नाम के एक बहुत फेमस विमान का वर्णन हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी लोगों को विमान बनाने की कला का ज्ञान था और वो विमान बनाते थे। लेकिन जैसा कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत सारे अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक इसी तरीके से प्राचीन भारतीय विमान के अवशेष नहीं मिले हैं। बहुत से पौराणिक देवी देवताओं को विमानों के साथ उनकी तस्वीरें मिलती हैं, जिससे कि ये होता है कि हाँ, उनके पास विमान थे। लेकिन अवशेष न मिलने की वजह से इन्हें नकार दिया जाता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चीज़ को साबित नहीं कर पाते हैं तो बहुत से लोग उसे सिरे से नकार देना पसंद करते हैं और कपोल कल्पित कहानियाँ बता देते हैं। लेकिन सौभाग्य से एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ, जिसमें कि प्राचीन काल के न सिर्फ विमान विद्या का पता चला, बल्कि वो कितनी प्रगत अवस्था में था इसका भी पता चलता है। जी हाँ, ये ग्रंथ है भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखा हुआ विमान यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ। यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ में बहुत तरह के यंत्रों को बनाने और उनको चलाने की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और इसी ग्रंथ में एक भाग है जिसका नाम वैमानिक शास्त्र है, जिसे विमान शास्त्र के नाम से भी जाना गया है। और इस ग्रंथ के इस भाग में 500 तरीके के इंजन बनाने की टेक्निक का वर्णन किया गया है।
बहुत से लोग इस ग्रंथ को बाद का मानते रहे, लेकिन कुछ समय पहले ये साबित हो गया कि यह ग्रंथ प्राचीन है और ये मैसूर के संग्रहालय में रखा हुआ था। इसी विशेषता के साथ हम विमान को हमने रखा हुआ है 8वें स्थान पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7वें स्थान की खोज की तरफ। हमने 7वें स्थान पे रखा हुआ है पासों को। पासे खेलों के स्वरूप की बात करें तो भारत में खेलों का स्वरूप भी कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से ही लोगों की खेल में रुचि रही है और उन्हीं में पासे भी एक थे। पासों की खोज भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। सिंधु घाटी में के नगरों की जब खुदाई की गई तो वहाँ पासे मिले और भारत के पुराणों में और प्राचीन ग्रंथों में भी पासों का वर्णन है। ऋग्वेद में भी एक कथा आती है जिसमें राजा नल इन्हीं पासों के जरिए खेलते हुए अपने पूरे राज्य को हार जाते हैं। और साथ ही महाभारत में भी एक घटना का वर्णन किया जाता है जिसमें कि राजा युधिष्ठिर चौपड़ के खेल में पासों से खेलते हुए अपना राजपाट और स्वयं को और अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। महाभारत काल के और वर्तमान के पासों में अंतर है। महाभारत काल में पासे जहाँ 4 पृष्ठीय होते थे, वर्तमान में वहीं पासे 6 पृष्ठीय होते हैं। और पासों के इस खेल के साथ पासों को हमने रखा हुआ है 7वें स्थान पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6ठे स्थान पे की खोज की तरफ। 6ठे स्थान पे हमने रखा हुआ है स्केल को। माप करने वाले स्केल यानी कि मेज़रमेंट स्केल। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि आज से 1500 साल पहले जब ये सभ्यता अपने पूर्ण विकसित अवस्था में थी, उस समय की खुदाई में भी स्केल मिले हैं जो कि हाथी दांत से भी बने हुए थे और कांसों से बने हुए थे, जो ये साबित करते हैं कि माप, तौल, तराजू इन सब काम में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रवीण थे और उन्हें माप, तौल और स्केल के यूज़ का पूरा पता था। यानी कि माप तौल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ना ही मुग़लों की देन है और ना ही अंग्रेज़ों की देन है। माप और स्केल भारत की ही देन है और इसी खूबी के साथ हमने स्केल को रखा हुआ है 6ठे स्थान पे। अब हम बढ़ते हैं 5वें स्थान की खोज की तरफ। 5वें स्थान पे हमने रखा हुआ है, जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, जिसकी खोज के लिए कहा जाता है कि इसे पाइथागोरस महोदय ने खोजा था और प्रमाणित किया था। लेकिन इस सिद्धांत की खोज आज से करीब 2500 से 3000 साल पहले यानी कि 850 साल ईसा पूर्व हुई थी, जिन्हें बौधायन महोदय ने खोजा था। महर्षि बौधायन ने जिस सूत्र को खोजा था उसे सुल्व सूत्र नाम से जाना जाता है और इसी सुल्व सूत्र पे आधारित है आज का पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन सूत्र, जिसे कि सुल्व सूत्र भी कहा जाता है, इसे हमने अपनी खोज में रखा हुआ है 5वें स्थान पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4थे स्थान की खोज की तरफ। 4थे स्थान पे हमने रखा हुआ है पाई को। पाई, जिसे ज्योमेट्री में किसी सर्कल को की परिधि को नापने के लिए व्यास के अनुपात में रखा जाता है और ये अनुपात जिसका माप हमने 3.141 रखा हुआ है। दशमलव के बाद की इसकी पूरी संख्या का अभी तक सही आकलन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अनंत माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था, इसलिए यह है हमारी इस खोज में 4थे स्थान पर। और अब हम बढ़ते हैं 3रे स्थान पे। 3रे स्थान पे हमने रखा हुआ है जीरो को। जीरो, शून्य, इसकी खोज भी आर्यभट्ट महोदय ने की थी। शून्य न सिर्फ ये बताता है कि कुछ नहीं होने का भी एक अर्थ है, बल्कि ये भी बताता है कि इसके ज़रिए अन्य अंकों के गुणा और भाग को भी आसान किया जा सकता है। आप इसे जोड़ने, घटाने, गुणा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शून्य का महत्व भारतीय दर्शन शास्त्र में भी देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में शून्य का अर्थ निर्वाण से लगाया गया है। कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद शून्य ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया, इसलिए शून्य है इन आविष्कारों की श्रेणी में दूसरे स्थान पे।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खोज की तरफ। हमारी अगली खोज वेस्टर्न टॉयलेट सीट। जी हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट सीट, जिसे कि हम नाम से ही वेस्टर्न टॉयलेट सीट बोलते हैं, ये वास्तव में वेस्टर्न नहीं है। इसकी खोज इंडिया में हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अभी तक की खोजों के हिसाब से जैसा हमने देखा कि बहुत सारी खोजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई, इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा उन्नत रूप से थी और विकसित सभ्यता थी, और इस सभ्यता में पर्सनल हाइजीन और सैनिटाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, और यहीं से मिलती है दुनिया की सबसे पुरानी टॉयलेट सीट। सैनिटाइजेशन और टॉयलेट सीट इसका यह सिंधु घाटी सभ्यता से ये इजिप्ट से होते हुए रोम तक पहुंची। रोम सभ्यता के बाद 11वीं सदी तक शौचालय व्यवस्था का पूरी तरीके से अभाव सा रहा। 11वीं सदी की बात करें तो 11वीं सदी तक यूरोप का ये हाल था कि यूरोप में सैनिटाइजेशन का लोगों को बिल्कुल ना के बराबर जानकारी थी। लोग कहीं पे भी मलमूत्र का त्याग कर देते थे, उन्हें खिड़कियों से बाहर फेंक दिया करते थे, जिससे वो कई बार आने जाने वालों के लिए असुविधा का कारण बनता था। 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रोम में स्थिति अंधकार की रही, कहा जा सकता है ऐसा। उसके बाद रोम में पब्लिक टॉयलेट्स बने जहाँ पे भी हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जाता था, और बहुत से लोग एक साथ बैठ के इनका इस्तेमाल करते थे, जिससे कि संक्रमण का डर होता था। और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़े और ये टॉयलेट वर्तमान स्थिति तक पहुँचे। इसी के साथ ये है हमारी इस सीरीज़ में दूसरे स्थान पे। अब हम बढ़ते हैं पहले स्थान की तरफ, और हमने पहले स्थान पे रखा हुआ है शल्य चिकित्सा को। मोतियाबिंद आँख में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख की पुतली सफ़ेद पड़ने लगती है और दिखना बंद होने लगता है। इस मोतियाबिंद को हटाने की विधि का प्रयोग सबसे पहले भारत में हुआ था। भारत में सुश्रुत महोदय ने सबसे पहले मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सुश्रुत संहिता है, जिसमें इन्होंने शल्य चिकित्सा का वर्णन किया था। इस पाठ में शल्य क्रिया काउचिंग का वर्णन है, जिसमें एक मुड़ी हुई सुई के प्रयोग से लेंस के क्षेत्र को बाहर निकाल के पिछले भाग में धकेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और आँख में शुद्ध गर्म घी लगाकर पट्टी कर दी जाती थी, और इस विधि की सफलता का भी दावा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये प्रयोग तब होना चाहिए जब मोतियाबिंद अपनी चरम स्थिति में हो। इसके साथ ही शल्य चिकित्सा में प्लास्टिक सर्जरी का भी प्रयोग सुश्रुत महोदय ने ही किया है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में एक ब्रिटिश ऑफिसर घायल होके दक्षिण भारत के एक जंगलों में फंस गया और वहाँ पे बेहोश हो गया, जहाँ पे आदिवासियों ने उसकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी नाक की शल्य चिकित्सा की, और उस पर दोबारा पैरों से उसकी स्किन निकाल के शल्य चिकित्सा की। जब उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उनकी नाक वापस से पुरानी स्थिति में आने लगी है, तब उन्होंने उन आदिवासियों से उनकी चिकित्सा विधि के बारे में जाना, और वही विधि आज की प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानी जाती है। शल्य चिकित्सक की इस खोज के साथ हम शल्य चिकित्सा को रखते हैं पहले स्थान पे। और अगर आप ऐसी ही और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।